नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। और लोकतंत्र में जनमानस की आवाज ही सबसे बड़ी आवाज होती है। मोदी जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनकी बातचीत आई दूरदर्शन पे या उनके द्वारा कहे गए दूसरे जरियों से, उसको लेकर के शायद नौजवान आज भी उलझन में, ऐसा लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति आपके इर्द गिर्द हमेशा से रही है। आप अपने नजरिए से क्या कुछ देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव के संकेत होंगे या फिर यथास्थिति बनी रहे? देखिए गणेश जी, जब आक्रोश आता है तो बदलाव तो होता है जी। बदलाव आए ऐसी भी संभावना है, और या इन समस्याओं का निराकरण हो, इन ऐसी भी संभावना है। किसान का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? बीते दिनों जो गन्ना किसान को भी दर्द सहना पड़ा, जो उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा था, बाकी फसलों के भी जो किसान हैं उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के भी काफी आक्रोश उत्तर प्रदेश के किसानों में। आज भी किसान परेशानी में है। किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य आज भी सारी फसलों का नहीं मिल रहा। तो गन्ने की तो परेशानी इसलिए ज्यादा है कि सरकार के पास उसकी सही पॉलिसी नहीं है। वो अधिकारी जो सरकार की कृषि नीतियों को देखते हैं, उनमें समझदारी का अभाव। गन्ने की खेती जहाँ बहुतायत में होती है, वहाँ की मिलें भी प्रभावित है, किसान भी प्रभावित है, और उसमें काम करने वाले करोड़ों लोग भी प्रभावित। प्रॉपर गन्ना के आवंटन ना होने की वजह से, क्योंकि ये इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री जो साल में सिर्फ 6 महीने चलती है। 6 महीने इसका सीजन होता है, 6 महीने इसका ऑफ होता है। जो 2 व्हीलर के रूप में या 4 व्हीलर के रूप में इस देश की प्रगति को, विकास को आगे की धारा में ले जाते हैं, उनके संचालन में बहुत बड़ा सहयोग इन गन्ना मिलों का इसलिए है कि वो एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। कि अगर सरकार ने कृषि कानून को इतना बढ़िया बनाया तो वापस क्यों लिया? अगर इतना खराब था तो लेके क्यों आए? ये विषमता है, ये नियम कायदे बनाने के वालों की कम ज्ञान की, कम जानकारी की स्थिति पर है कि खुरपी, फावड़ा, दराती, ट्रैक्टर, टोली, भैंसा बुक्की, बैलगाड़ी से लेकर के सारी जानकारियां हम लोगों को, क्योंकि हमने अपने खेतों से खेती की है। 2027 चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय परिवर्तन दल की क्या कुछ योजना है? एक बड़ी योजना है गणेश जी, सारे प्रदेश में राष्ट्रीय परिवर्तन दल अपने नुमाइंदे खड़े करेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नई रोशनी निकल करके आएगी और हम किसानों की उस हमदर्दी को प्रैक्टिकल रूप में इस धरती पर बिखेर पाएंगे। कम से कम 100 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में लड़ाने का मन बना है। गणेश जी, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम सब लोगों की भलाई चाहते हैं, सब धर्मों की भलाई चाहते हैं, सब समाजों की भलाई चाहते हैं। तो धर्मों में बांट के, मजहबों में बांट के, जातियों में बांट करके इस देश का भला होने वाला नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनकी उपलब्धियों को, उनकी बारीकियों को लेकर के विशेष चर्चा करता हूं। आज ऐसी शख्सियत जिन्होंने विधानसभा से लेकर के लोकसभा, राज्यसभा और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, इसके इतर भी एक ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व जिनकी व्यक्तित्व को कागजों पे उतारना मुश्किल है। आज ऐसी शख्सियत आदरणीय डीपी यादव जी हमारे समक्ष मौजूद है। उनसे तमाम राजनीतिक विषयों पे बारीकी से चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। सर, राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। एक जो घटनाक्रम है, खासकर अभी जो आंदोलन हुआ है छात्रों का नीट पेपर लीक को लेकर के, जिनका नाम जेन जी आंदोलन दिया गया था, इसको आप, क्योंकि आपका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, बहुत सारे आंदोलन आपने देखे, इस आंदोलन को आप किस परिभाषा में देखते हैं? देखिए गणेश जी, आपका बहुत ही शानदार नाम भी है और बात भी आप देश के, समाज के परिप्रेक्ष्य में बहुत शानदार ही पूछ रहे हैं। तो जैन जी की पूरी परिभाषा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जनता का आक्रोश है और लोकतंत्र में जनमानस की आवाज ही सबसे बड़ी आवाज होती है।
यानी लोकतंत्र की सही परिभाषा तो यही है कि जो जनमानस से जुड़ा हुआ एक समस्याओं को दूर करने वाला विचार मजबूती के साथ उठे और चले। लोकतंत्र वास्तव में इसी परिभाषा का नाम है। तो ये जो पिछले दिनों देखने आया, जो हमारे मुल्क में ही क्या और भी बाहर के मुल्कों में ये किस्से कहानियां पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में आई हैं, तो ये जन आक्रोश है। जन आक्रोश क्यों उभरता है, क्यों चलता है, कैसे बनता है, इसकी अलग अलग बात है। वैसे तो आदमी को मौसम भी प्रभावित करता है, और जब कोई बड़ी समस्या, बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो आम जनमानस के ऊपर उसका प्रभाव आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ आक्रोश पिछले दिनों नौजवानों का दिखाई दिया, वो उनके मन में एक बगावत सी दिखी कि जैसे व्यवस्था के प्रति वो बगावत का शब्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जनमानस की आवाज़ का लोकतंत्र में हमेशा से आदर और सम्मान होता आया है, और जन आंदोलनों द्वारा आदमी जब उसकी सीधी बात को कोई नहीं सुनता, नहीं मानता, तो जन आंदोलन में परिणित होकर के वो बड़ा रूप भी धारण करता है और किसी ना किसी फैसले तक पहुंचता है। सर, इस आंदोलन ने बहुत कुछ बयां किया। ऐसे ऐसे गली कूचों से छात्र निकल के आए हैं जिनकी संवेदना प्रकट हुई, और वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पे। ऐसे में शासन और प्रशासन की ओर से कुछ शब्द जो निकल के आया कि ये छात्र नहीं थे, बहुत सारी चीजें हुई, और घटनाक्रम में दोनों तरफ से नुकसान हुआ। आप इसको अपने नजरिए से क्या कुछ देखते हैं? देखिए, कमी तो कहीं ना कहीं किसी आंदोलन में जुड़ी कोई ना कोई रह जाती है, और वैसे भी ये आंदोलन जो दिखाई दिया वो ऐसा लगा कि जैसे धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है व्यवस्था के खिलाफ या उन घटनाओं के खिलाफ जो घटनाएं पिछले दिनों देश में, समाज में हुई थी। उस दिन विट्ठल भाई भवन यानी जंतर मंतर के पास में मेरी भी एक सभा थी, यानी नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज का, हमारी जो बहुत पुरानी संस्था है, उसका एक सम्मेलन था। तो मैं समझता हूँ वो एरिया, उसके आसपास का ये एरिया है। तो वहाँ जो नौजवानों के इकट्ठा होने की और जन सैलाब के रूप में उनकी उपस्थिति दिखाई दी, उससे महसूस हुआ जरूर कोई बड़ी गंभीर से ऐसी समस्या है जिसको लेकर के नौजवान यहाँ इकट्ठा हुआ है। आवाज़ें तो दूरदर्शन से, समाचार पत्रों से आप लोगों के द्वारा आ ही रही थी। तो मैं समझता हूँ कि उस समस्या को जो एक नौजवानों के उस समस्या के रूप में, आंदोलन के रूप में परिणित हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक लोकतंत्र का असली और संभावित रूप है। हम अपनी बात कहने के लिए जब किसी आंदोलन के द्वारा इकट्ठे होते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ये रूप वो रूप था। हालांकि समय रहते सरकार ने उसे संभालने की कोशिश की, और उसकी समस्या के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, और भी नेता बोले होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। कुल मिलाकर के पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, और जल्दी जल्दी में कुछ बात कही गई तो मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस दिन, उसके बाद में जो उनकी बातचीत आई दूरदर्शन पे या उनके द्वारा कहे गए दूसरे जरियों से, तो उसमें कोई बहुत बड़ी क्लियरिटी नहीं दिखाई दी। उसको लेकर के शायद नौजवान आज भी उलझन में, ऐसा लगता है। हालांकि मुझे सारी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इस उलझन को सरकार दूर करने का काम क्यों नहीं कर रही है। ये हमारे समाज के वो लोग जो अगुवाई करते हैं, जो समाज की समस्याओं पर बोलते हैं, इस देश में भी बहुत सारे लिटरेरी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मिल करके इन समस्याओं का निराकरण करने का काम करना चाहिए। कुछ लोगों का, कुछ विश्लेषकों का कहना है सर कि इस तरह की नौबत ही नहीं आती
अगर इन बच्चों की मांग सरकार अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुन लेती तो शायद यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती। देखिए, जितनी समस्याओं के बारे में मैंने सुना, मैं तो नहीं जानता उनमें कोई मांग अनुचित है, लेकिन मतलब बैठ करके तो किसी भी चीज का हल निकाला ही जा सकता है। बड़े बड़े मुल्कों की, दुनिया में लोगों का आपस में मनमुटाव, विचारों में मतभेद, या यहाँ तक कि आक्रमण भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, युद्ध भी होते हैं, तब भी उनका एक पॉइंट पे आकर समझौता होता है, कोई हल निकाला जाता है। तो इससे पहले कि कोई बड़ी घटना घटे, कोई बड़ा विघटन समाज के अंदर पैदा हो, तो जरूरी है कि देश और सरकार के संभ्रांत लोगों को मिलकर, और विशेषकर ये जिम्मेदारी सबसे बड़ा सरकार की बनती है कि सरकार को आगे कदम बढ़ा करके, सबके बच्चे हैं ये नौजवान जो अपनी भावना रखते हैं, हो सकता है उनमें कुछ उतावलेपन की भावना हो, लेकिन बैठ करके सब चीजों को हल किया जा सकता है। इसलिए सरकार को कदम वक्त रहते उठाना चाहिए था और उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। बात करते हैं सर 2027 को लेकर के। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और आप राजनीति के वो चर्चित चेहरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति आपके इर्द गिर्द हमेशा से रही है। आप अपने नजरिए से क्या कुछ देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव के संकेत होंगे या फिर यथास्थिति बनी रहेगी? देखिए गणेश जी, जब आक्रोश आता है तो बदलाव तो होता है जी। और जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, हम तो वैसे किसान और मजदूर लोगों के बीच रहते हैं, व्यवसाय भी चलाते हैं और हमेशा गरीब गुरबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की और हमारे देश की बराबर की आबादी, महिला बहनों की जिन समस्याओं को लेकर के समय समय पर अधिकारियों के पास भी जाते हैं, नेताओं के पास भी जाते हैं और जो हमसे निराकरण हो जाता है उसे करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो वक्त सामने दिख रहा है वो टकराव तो कहीं ना कहीं संभावित है, लेकिन समय रहते हुए इन चीजों का निराकरण करने का बाद में जो रिजल्ट निकलेगा प्रदेश में भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, सारे देश में पड़ेगा। और विशेषकर उत्तर प्रदेश का चुनाव अब सामने है, तो उस चुनाव को देखते हुए और जो व्याकुलता बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, तो बदलाव तो आता है कहीं ना कहीं। तो ये तो इंसान है, बहुत मजबूत नहीं होता है, मौसम के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। तेज हवा चल जाती है, ठंडी हवा, गर्म हवा, उनसे भी प्रभावित होता है। तो बड़ी बड़ी घटनाओं से तो प्रभावित होना लाजमी है। इसलिए प्रदेश में बदलाव आए ऐसी भी संभावना है और या इन समस्याओं का निराकरण हो, इन ऐसी भी संभावना है। सर आप तो राजनीति से जुड़े ही हैं, बड़ा लंबा चौड़ा करियर रहा आपका और चल ही रहा है। आप एक किसान पुत्र भी हैं। किसान का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? बीते दिनों जो गन्ना किसान को भी दर्द सहना पड़ा, जो उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा था, बाकी फसलों के भी जो किसान हैं उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के भी काफी आक्रोश उत्तर प्रदेश के किसानों में। आज भी किसान परेशानी में है। मैं कह सकता हूँ, एक किसान होने के नाते मेरी खेती का काम है और मैं किसानों से ताल्लुक रखने वाला उद्योग भी चलाता हूँ कि किसानों की समस्याओं का हल आज भी नहीं हुआ है। किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य आज भी सारी फसलों का नहीं मिल रहा है और विशेषकर गन्ने किसान की बात आपने कही है, तो गन्ने की तो परेशानी इसलिए ज्यादा है कि सरकार के पास उसकी सही पॉलिसी नहीं है। उस किसान के लिए जो गन्ना पैदा करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, खेतों में रहता है, परिवार को भी लगाता है, उसके लिए भी सही मूल्य के साथ साथ उस खेती की देखरेख, उसके साधनों का अभाव, समुचित सही समय पर उसे बैंक से हेल्प ना मिलना, या वो अधिकारी जो सरकार की कृषि नीतियों को देखते हैं उनमें समझदारी का अभाव या उनमें खेती के बारे में बहुत कुछ ना जानने की समस्या, ये सारी वो बातें हैं कि जो उन किसानों की परेशानियों को और बढ़ा देती हैं और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए प्रदेश में आज भी गन्ना किसान को लेकर के नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ गन्ना मिलों को लेकर के भी, गन्ना मिल भी बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं। वो सही समय पर सही भुगतान इसलिए नहीं कर पाते कि गन्ने का अलॉटमेंट सही नहीं होता। गन्ने का जो बंटवारा है, जब सीजन आता है तो उसको सरकार के वो अधिकारी, जो अधिकारी
उस रूप में बैठे हैं कि जिनको डिस्ट्रीब्यूशन सही करना चाहिए वो सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, बल्कि वो भेदभाव है। और ऐसा भेदभाव है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के और कुछ ऐसे लोगों के हिस्से में मिलों में आवंटन कर जाता है कि जिससे दूसरे मिल समस्याओं में घिर जाते हैं। उनको गन्ना कम मिलता है, क्रैशिंग कम होता है, तो इसके लिए अनबैलेंस, एक असंतुलन की स्थिति गन्ना की खेती में और गन्ना किसानों में, विशेषकर गन्ना मिलों में बन जाती है, जो किसान को प्रभावित करती है। मसलन किसी मिल को उसके अनुरूप गन्ना नहीं आवंटित होगा और क्रैशिंग नहीं होगा तो उसका सीधा प्रभाव किसान की भुगतान पे पड़ेगा। तो ऐसी समस्याएं इस मुल्क में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश जो गन्ना किसानों का बहुत बड़ा प्रदेश है और गन्ने की खेती जहाँ बहुतायत में होती है, वहाँ की मिलें भी प्रभावित है, किसान भी प्रभावित है और उसमें काम करने वाले करोड़ों लोग भी प्रभावित हैं। सर, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने कि खासकर मिलों को जब तक गन्ना सही से आपूर्ति नहीं होगा, उसका आवंटन अधिकारियों द्वारा सही से नहीं किया जाएगा, तब तक वो कार्य नहीं हो पाएगा जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या सुझाव है कि आप क्या करें? सबसे बड़ी समस्या यही है, सरकार को चाहिए कि उन्होंने मिल को लगभग वक्त जितने टीसीडी या जितनी मिकदार में उनको गन्ना क्रैशिंग करने का अधिकार दिया है, उतना गन्ना तो कम से कम उनको अलॉट होना चाहिए, उतना गन्ना तो उनके पास पहुंचना चाहिए। वरना करोड़ों करोड़ों रुपए के बैंकों से कर्जा लेकर के ये शुगर चीनी मिल के लोगों में जो व्यवधान पैदा होता है प्रॉपर गन्ना के आवंटन ना होने की वजह से, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री करेगी जो साल में सिर्फ 6 महीने चलती है। 6 महीने इसका सीजन होता है, 6 महीने इसका ऑफ होता है। तो अगर 6 महीना भी कोई मिल बराबर 6 महीने तक नहीं चलेगा तो ना उसकी रिकवरी पूरी आएगी, ना उसका भुगतान पूरा होगा, ना सही रूप में उसके मिल मजदूरों को पैसा मिल पाएगा। तो ये सारी बातें सरकार को देखनी चाहिए, सरकार के अधिकारियों को देखनी चाहिए। अधिकारियों के स्तर पर यह भेदभाव बढ़ता जाता है और सही आवंटन ना होने की वजह से कई मिल तो ऐसे हैं जो बंद होने के कगार में बंद हो गए हैं। तो ये एक उद्योग है, उद्योग भी किसान से जुड़ा हुआ है, उनके बच्चों से जुड़ा हुआ है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। तो उसकी देखरेख और उसका आवंटन प्रक्रिया सरकार को एक स्वस्थ परंपरा के तहत करना चाहिए। सर, गन्ना उद्योग उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे बहुतायत है। क्या लग रहा है, गन्ना किसान के और इससे जुड़े लोगों के साथ अनुचित व्यवहार सरकार को चोट पहुंचाएगी? देखिए, गन्ना की खेती एक पक्की खेती है और अगर सरकार चाहती है कि गन्ना या खेती कर किसानों को ओले, सर्दी, बरसात और इन दैविक आपदाओं से बचा करके मजबूत बनाना है तो गन्ने की खेती की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल तो गन्ने से एथेनॉल पैदा होने लगा, एथेनॉल से गाड़ियां चलने लगी हैं। एक नया उपक्रम जो माननीय सरकार ने, इसने भी, पहली ने भी ये इस प्रस्ताव को बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने अच्छा किया है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों अरबों उन गाड़ियों का संचालन जो 2 व्हीलर के रूप में या 4 व्हीलर के रूप में इस देश की प्रगति को, विकास को आगे की धारा में ले जाते हैं, उनके संचालन में बहुत बड़ा सहयोग इन गन्ना मिलों का इसलिए है कि वो एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। और एथेनॉल गन्ना चूंकि हमारी धरती में पैदा होता है तो उसके लिए हमको बाहर मुल्कों से नहीं लेना पड़ता है। मतलब हम बाहर से जैसे पेट्रोल का, डीजल का आयात करते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं, तो ये तो हमारी खेती में ही पैदा होकर के गन्ना के रस से ही बनता है। बिल्कुल। तो हमको ज्यादा से ज्यादा उसके उत्पादन की तरफ ध्यान देना चाहिए और उस ध्यान देने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा किसानों की तरफ और मिलों की तरफ, जो चीनी मिलें उसकी तरफ सही कायदा नियम बनाकर उनको संचालन का तरजीह दे करके उनको सही रूप में उत्पादन करना चाहिए। सर, कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बिल लेके आया गया था जिससे काफी किसान प्रभावित हो रहे थे। उस दरमियान बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई कि किसान नहीं है, ये अलग प्रारूप है, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे विश्लेषकों ने क्या कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून को इतना बढ़िया बनाया तो वापस क्यों लिया, अगर इतना खराब था तो लेके क्यों आए? इसको कैसे देखते हैं? ये सही बात है, ये विषमता है, ये नियम कायदे बनाने के वालों की कम ज्ञान की, कम जानकारी की
स्थिति पर है। तो विशेषज्ञों द्वारा जो राय दी जाती है, जैसे गन्ना किसानों के ऊपर डॉक्टर कालेलकर से लेकर के और आज मौजूदा जो वैज्ञानिक हैं, एक तो हरियाणा से ही हैं जो राष्ट्रपति जी ने पिछले दिनों उन्हें इनाम दिया है, शायद वाल्मीकि यादव हैं उनका नाम, ऐसा ही कुछ है। तो वो जो मौजूदा गन्ने की मतलब आधुनिक प्रजाति है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बनती है, ऐसी प्रजातियों को आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। और जो लोग कृषि से संबंधित हैं, मेरा समझ से कृषि अधिकारियों के रूप में भी और जो खेती की ताल्लुक रखने वाले हमारे अधिकारियों के पोर्टफोलियो, उन पे भी सक्षम अधिकारियों को बैठाना चाहिए ताकि वो कृषि को आधुनिक तरीके से उनके उपकरणों, उनके साधनों को किसानों को मुहैया करा के और खेती को सही रूप में चला सके। देखिए, ये मुल्क कृषि प्रधान देश जी, हमारे हिंदुस्तान को कृषि प्रधान कहा ही नहीं जाता, वास्तव में कृषि प्रधान है जी। और आर्यव्रत के वक्त से, यानी जब वेद वेदांत और आर्यव्रत की कल्पना और मौजूदा उस स्थिति ये आर्यव्रत के रूप में रही, तभी से खेती को बहुत ही प्रमुख रूप में इस देश में देखा गया। तो जो हमारे बीच में एक ऐसा हमारा साधन है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग में लाते हैं और जो ज़िंदगी को चलाने वाला बेहतर साधन है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान सरकार का होना चाहिए। हालांकि सरकार ध्यान देती है, तो भी ऐसे कितने बातें सरकार आज भी किसानों के बीच में लाने से रह जाती है, क्योंकि वास्तव में जो कृषि मंत्री है, जो गन्ना मंत्री है, उनको किसानीकार जो दूसरी खेती के कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनको उस तरह की जानकारी होनी चाहिए। हमारे आईएएस और अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि जो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विशेष सचिव बने, उसका कहीं ना कहीं कृषि से ताल्लुक रहना चाहिए ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको। अब हम बताएं कि खुरपी, फावड़ा, दराती, ट्रैक्टर, ट्रॉली, भैंसा बुग्गी, बैलगाड़ी से लेकर के सारी जानकारियां हम लोगों को, क्योंकि हमने अपने खेतों से खेती की है, बैलों का हल भी हमने चलाया, ट्रैक्टर भी चला है, फावड़ा भी चला है, खुरपा भी चला है, दराती भी चली है, हंसिया भी चलाया है। तो ऐसा व्यक्ति जो खेत की मिट्टी को जानता हो, जो गांव की पृष्ठभूमि में पैदा हुआ हो, उस आदमी को खेती के काम में लगाने में ज़्यादा बेहतरी होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे और मूलभूत समस्याएं जो किसान की हैं, जो मिल मालिकों की हैं, जो उत्पादन करने वालों की है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाने का काम कर सकते। सर, 2027 चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय परिवर्तन दल की क्या कुछ योजना है? एक बड़ी योजना है गणेश जी, सारे प्रदेश में राष्ट्रीय परिवर्तन दल अपने नुमाइंदे खड़े करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी रूप में मैं कई पार्टियों के साथ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मतभेद इसलिए हो जाता, कहीं हम गरीबों की आवाज़ देते हैं तो गरीबों का साथ नहीं देते, कहीं हम किसानों की आवाज़ देते हैं तो किसानों का साथ नहीं देते। तो हम लोग, मैं तो गांव के प्रधान से चला हूँ, गांव का प्रधान में रहा, ब्लॉक प्रमुख में रहा, मैं 5 बार एमएलए में रहा, मैं लोकसभा में रहा, मैं राज्यसभा में रहा, तो राजनीति कौन सी सीढ़ी हमसे बाकी रह गई। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं विचारों के मतभेद से ये चीजें हमको निर्णय लेना पड़ता है कि चलो यार, प्रदेश के आम जनमानस की सेवा हम ही करेंगे, और हमको उस प्रदेश के लाखों नौजवान आज हमारे साथ हैं, लाखों किसान और मजदूर हमारे साथ हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नई रोशनी निकल करके आएगी और हम किसानों की उस हमदर्दी को प्रैक्टिकल रूप में इस धरती पर बिखेर पाएंगे, जो आम मानस की समस्या है उनको दूर कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या आज है वो है नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या। आज इस देश का करोड़ों नहीं अरबों नौजवान बेरोजगार है, तो उसके हाथ को काम चाहिए, कि वही तो हमारी शक्ति है, वही हमारा विश्वास है, वही हमारा विश्वास है और वही देश का भविष्य है। तो उसके हाथ को काम मिले, उसकी शक्ति का भरपूर, उसकी ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़े और आगे चले। भेदभाव की बगैर राजनीति होनी चाहिए,
भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रोपगंडाओं की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो हमारा मूलभूत वैदिक पुरातन धर्म और सोच है उसके अनुरूप जो हमारे ग्रंथों में हमारे पुराने महर्षियों ने, सूफी संत फकीरों ने जो भी कुछ लिखा है, जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों की बात सोच करके राजनीति को रूप देने का काम होना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें कही सर आपने कि युवा परिवर्तन चाहता है और वो चाहता है कि बेरोजगार न रहे। ऐसे में युवा और किसान, क्योंकि किसान की आपने बहुत सारी बातें संसद से सड़क तक उठाई है, क्या ये दोनों मिलकर के आरपीडी के लिए निर्णायक साबित होंगे? देखिए, आज लैपटॉप, साइकिल और घड़ी बांटने से, मोबाइल बांटने से काम नहीं चलेगा। हमको नौजवान का मन समझना पड़ेगा कि नौजवान की बहुतर आबादी या बहुसंख्यक लोग क्या चाहते हैं, उनकी मूलभूत समस्या क्या है। उस समस्या का निराकरण के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और राष्ट्रीय परिवर्तन दल वास्तव में हम उन परंपराओं, बेस पर, उन घोषणाओं पर आधारित अपने दल का कार्यक्रम चलाते हैं, चलाएंगे कि जो नौजवानों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करे, उन्हें रोजगार दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक व्यापारिक दृष्टिकोण से, यानी कि रोजगार परक, बिजनेस ओरिएंटेड जी, उस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए। विशेषकर राष्ट्रीय परिवर्तन दल ये कहता है कि जिस नौजवान को विद्या, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाकर के इल्म हासिल करना है, उसके साथ साथ उसको ये भी हासिल हो कि हम अपने व्यापारिक ढांचे को कैसे खड़ा कर सकते हैं और हम अपनी आर्थिक मजबूती कैसे कर सकते हैं। वो इल्म बच्चों को होना चाहिए, नौजवानों को, कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर चलाने के लिए कौन कौन सी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बातें कही सर अपने कि युवाओं को तय करना होगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए किन किन इल्मों का प्रयोग करना चाहिए। सर, राष्ट्रीय परिवर्तन दल कितने सीटों पे इस बार मुकाबले में आ रही है? देखिए, हम करीबन कम से कम 100 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में लड़ाने का मन बना है। ऐसे तो हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी तो वो लोग तय करेंगे। अकेले आदमी से पार्टी नहीं चलती है और चलनी भी नहीं चाहिए जी। जो लोग एकाधिकार की बात करते हैं, साम्राज्यवाद की बात करते हैं, लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए सभी लोगों की सलाह से जो भी नीति तय होगी उसी पर हम लोग कार्य करेंगे और उसी के नियमों के अनुसार काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में विशेषकर नौजवानों के लिए नई नीतियां बनाने का सिफारिश करेंगे और जोर डालेंगे कि नौजवानों को तरजीह दे करके लड़के लड़कियों को, नौजवानों को, सबको रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। सर, बात अगर करें हम एनयूबीसी की, क्योंकि बड़ी बुनियाद आपने डाली हुई एनयूबीसी की, और खासकर इनके जो संस्थापक थे आदरणीय चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, जिन्होंने कुछ उद्देश्य के साथ इनको शुरू किया था, और आपने युवाओं को, हर वर्ग को एनयूबीसी से जोड़ रखा है और एनयूबीसी का एक लक्ष्य है। कहां तक ये सफर था? देखिए गणेश जी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी एक बहुत ही मजबूत और लंबी दूर तक सोच के व्यक्तित्व वाले नेता थे। दिल्ली के वो प्रथम मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गांव देहात के लोगों, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन गांवों से ही मिलकर के बना है। हमारे यहाँ गांव एक यूनिट है, जैसे जिसमें लुहार भी है, बढ़ी भी है, तरखान भी है, सफाई कर्मचारी भी है, मोची भी है, किसान भी है। तो ये सारे वर्ग मिलकर के गांव को एक यूनिट का रूप देते हैं, एक छोटे देश का रूप देते हैं, जिनकी समस्याओं का आदान प्रदान भी आपस में होता है। और पहले जो आपने देखा होगा, अभी गांव देहात के इलाकों में जाते हैं तो पैंठ लगती हैं, यानी वहाँ के बाजार लगते हैं। और बाजारों का क्रम क्या था कि उस टाइम टेक्निकल, मैकेनिकल शिक्षा, एजुकेशन इतनी नहीं थी, तो लोग एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को मिलकर के हल करते थे। मसलन किसी को गेहूं की जरूरत है तो किसी को बाजरे की जरूरत है, किसी को चने की जरूरत है तो किसी को ज्वार की जरूरत है। तो इस तरीके से लोग आपस में उन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे और बढ़िया जिंदगी चलती थी। तो आज भी हमें उस तरीके का एक माहौल, चाहे वो शहरों के रूप में हो, चाहे गाँव के रूप में हो,
चाहे बड़े बड़े बाजारों के रूप में हो, चाहे आधुनिक रूप में हो, हमको उन सब बातों को देख करके अपने इस प्रारूप को जिंदा रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस देश में कुटीर उद्योग धंधों की बहुत जरूरत है। कुटीर उद्योग धंधे में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या लोगों की लग करके, जैसे हमारी गांव की माता बहनें हैं जी बच्चियां हैं जी उनके पास समुचित काम नहीं होता, तो हमें वो उद्योग जो गांव की तरफ जाते हैं, जो कुटीर उद्योगों के रूप में है, उनको अपनाने का काम करना चाहिए, उनको लोगों के बीच में लाने का काम करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को काम मिल सके और वो आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो सके। ये बहुत जरूरी है। सर, मैं बात घटांग की करना चाहूंगा। बीते कुछ वर्षों की बात है जब लोगों ने ये सोचा था कि डीपी यादव साहब का दौर चला गया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है और आकलन है कि जब शेर 2 कदम पीछे खींचता है तो एक नई तैयारी के साथ खींचता है। इसको आप कैसे परिभाषित करते हैं? गणेश जी, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम सब लोगों की भलाई चाहते हैं, सब धर्मों की भलाई चाहते हैं, सब समाजों की भलाई चाहते हैं। हमारी राजनीति न जातिगत स्तर पर खड़ी है, हम तो सभी लोगों का भला चाहते हुए, देखिए सब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, सब तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। तो धर्मों में बांट के, मजहबों में बांट के, जातियों में बांट करके इस देश का भला होने वाला नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, सब लोग भाईबंदी भाईचारे के हिसाब से इसमें रहते हैं, इसमें किसके विकास में योगदान देते हैं, उसी परिपाटी, उसी बुनियाद पे हम सब लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुल मेल जोल करके आपसदारी में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, जो जिसका काम है, और नया काम जिसको जो भी मिल जाए वो सब एक दूसरे का साथ दे करके इस देश को मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों का अपना मानना है कि डीपी यादव साहब का अलग पृष्ठभूमि है, राजनीति में उनकी एक अलग परिभाषा है, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे कुछ सामाजिक व्यक्तित्व भी होता है। उनको क्या कुछ कड़े शब्दों में संदेश देना चाहेंगे? देखिए गणेश जी, मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूँ। स्वाभिमान जो हमारे ब्लड में, हमारे खून में है, वो तो कल भी था, आज भी है और कल को भी रहेगा। हम अपने स्वाभिमान से किसी का सौदा नहीं कर सकते हैं। तो जहां भी जरूरत पड़ेगी हम किसी हद तक भी जाएंगे, और हम अच्छाई की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं 100%। शायद कुछ ही लोग होंगे इस देश में जिन मेंबर पार्लियामेंट ने अपने क्षेत्र में 2-2 मिलों की स्थापना की हो। शायद मैं उन लोगों में, गिने चुने लोगों में मेरा नाम आता होगा कि मैंने अपने क्षेत्रों के हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मैंने अपने क्षेत्र के किसान मजदूरों के गरीब बच्चों को, बेटे बेटियों को शिक्षा देने का काम किया है। लेकिन इस पक्ष को क्या करें, कोई पत्रकार रखता ही नहीं है, वो बाकी बातों पे उलझे रहते हैं। डीपी यादव कौन है, क्या है, कैसे हुआ? अरे हम गांव देहात के रहने वाले हैं, स्वतंत्रता सेनानी बाप के बेटे हैं, किसान और मजदूर लोग हैं, और एक अच्छे मजबूत धरातल पे खड़े हुए खेती करने वाले और उद्योग चलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन इस पृष्ठभूमि के लोग आपको बहुत कम नजर आएंगे कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर के, जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है, उनके बच्चों को भी रोजगार दिया और उनकी खेती को भी ताकत दी और उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी राजनीति रोजगार परक है, बिजनेस ओरिएंटेड है। हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, पढ़ो लिखो, अच्छी तालीम हासिल करो, लेकिन अपने को आर्थिक तौर से भी मजबूत बनाओ, ताकि तुम्हारा परिवार बढ़िया ढंग से चल सके और तुम्हारा गुजारा बसेरा अच्छे रूप में हो सके, तुम स्वस्थ रह सको, अच्छी हवा में सांस ले सको। इसलिए पर्यावरण को भी प्रकृति के द्वारा अच्छा बनाने का काम करो। सर, बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि डीपी यादव साहब सिर्फ राजनीतिक, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एक बहुत अच्छे कवि भी है। हाँ, मुझे लिखने का शौक है गणेश जी। मैं जब कॉलेज में था तभी से मैं लिखता आया हूँ। मेरी कविताओं की कई किताबें माननीय चंद्रशेखर जी ने तालकटोरा स्टेडियम में उनका मतलब वो किया कार्यक्रम, और उसके बाद में वेद प्रकाश वैदिक से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रख्यात पत्रकार हैं जी, कि उन्होंने भी मेरी किताबें, हाल ही में पिछले दिनों वर्ल्ड एग्जीबिशन में प्रगति मैदान में जी, मेरी किताब का विमोचन
वेद प्रकाश वैदिक जी ने किया। इत्तेफाक से वो किताब भी मेरे पास यहीं मौजूद है और मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा तो नहीं, पर उसकी एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ, जो निकल आएगी उसी को सुना देंगे। तो ऐसी कविताएं मैंने लिखी हैं, जैसे पता नहीं कहते करते क्या फिर भी कुछ रह जाएगा, जो दिल के उलझे सवालों से चुपके से कुछ कह जाएगा। ये उलझन मन में कैसी है जो चोट सी लगती रहती है, क्या सब्र के बहते दरिया में ऐसे सब कुछ बह जाएगा। मौसम की अजीब सी खामोशी रह रह कर कुछ कह जाती है, इस बार के सूखे सावन में क्या चातक प्यासा रह जाएगा। कब तक आखिर ये मैं बेचारा इस रेगिस्तान में भटकूंगा, तपती धरती के आंचल पर बादल कब जल बरसाएगा। पता नहीं कहते करते क्या फिर भी कुछ रह जाएगा, जो दिल के उलझे सवालों से चुपके से कुछ कह जाएगा। चुपके से कुछ कह जाएगा, लेकिन चुपके से बहुत कुछ कह गया सर आप। तो कविताएं लिखने का शौक है। एक बड़ा चर्चित कविता है सर आपकी, जिसका आखिरी पंक्ति मुझे याद है कि उस दिए से पूछना मेरा पता। हाँ, लोग मेरे बारे में मुझसे पूछते हैं, कई पत्रकार साथी भी हमसे बात करते हैं कि डीपी यादव जी सामाजिक समस्याओं पर और लोगों की समस्याओं पर तो बहुत कुछ बोलते हो, आप अपने बारे में भी क्या आज क्या स्थिति है, क्या करने जा रहे हो कुछ। मैं बोला चंद शब्दों में मैं इस बात को आपके सामने रख देता हूं कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। तो ये ऐसी कविताएं, ऐसे शायरों के अल्फाज, ऐसे शब्द जो समाज को ताकत और नौजवान को राह देते हैं, उसे विश्वास देते हैं, उसे धैर्य देते हैं, हम अक्सर लिखते भी रहते हैं और कहते भी रहते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के उन किसान और युवाओं को क्या संदेश जो अब तक ये समझते थे कि डीपी यादव साहब सिर्फ राजनीतिज्ञ है, लेकिन आप राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक शिक्षाविद और एक सुलझे मार्गदर्शक के रूप में है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। करीबन 15,000 बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, और सस्ती और सुलभ शिक्षा देता हूँ। जो व्यापारिक दृष्टिकोण से शिक्षा चलाते हैं लोग स्कूल कॉलेज, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे आज भी सीबीएसई के बोर्ड में मात्र 500 और 400 रुपए में शिक्षा देने का, बेहतर शिक्षा देने का काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ उसकी आज देश के बच्चों को जरूरत है। उस जरूरत को पूरा करने का काम उन लोगों को करना चाहिए जो सक्षम है, जो कर सकते हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में शिक्षा घनघोर तरीके से बची और रसी हुई है। आज भी गांव के किसान का बेटा बेटी अनपढ़ है। दूर देहातों में हमने कई बार देखा है। मतलब और तो और क्या कहूँ, हमारे पास का ही जिला है बदायूं, जहाँ हमारे उद्योग भी हैं, हमारे स्कूल कॉलेज भी हैं। वहाँ भी करीबन लाखों गाँव के बच्चे बेचारे 5वीं तक, 4वीं तक, 8वीं तक पढ़ते पढ़ते बैठ जाते हैं। तो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना वैसे ही उत्तरदायित्व सरकार का है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो लोग सक्षम है, जो लोग कर सकते हैं, उनको बच्चों को शिक्षित करने का काम करना चाहिए। देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देश को आगे बढ़ाने में वो सहायक होगा, सहायता होगी, और उसी ताकत के साथ देश आगे बढ़ करके अपनी पुरातन गौरव को प्राप्त करेगा। बच्चों को शिक्षित करते रहे, क्योंकि आपके भविष्य है। नहीं तो वही होगा जो आपने कभी सोचा नहीं। हमारे साथ थे आदरणीय डीपी यादव जी, जिनसे हमने बहुत सारे विषयों पे बारीकी से चर्चा की। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा हो, और खासकर गन्ना उद्योग को लेकर के जो फाफो की स्थिति रहती है सरकारों में, जिसको लेकर के सरकार और अधिकारी आपसी सामंजस्य न बिठाते हैं, और नुकसान किसका होता है? उन किसान का जो वर्षों से उम्मीद लगाए होते हैं कि कुछ बो रहा हूं तो कुछ मिलेगा, और इसी सहारे घर परिवार चलेगा। किसी अगली कड़ी में किसी अन्य शख्सियत के साथ मिलेंगे, किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।